हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग पॉइंट। दोस्तों, जैसे कि हमारा जो रिवीजन सीरीज चल रहा था, हमने उसमें 3 चैप्टर समाप्त कर दिया था। ठीक, हम ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी शॉर्ट टर्म वाला वीडियो है, ताकि आप थोड़े समय में आप रिवीजन कर सकें। हमारा ये लक्ष्य रहता है कि आप कॉपी पलटने से ज़्यादा स्पीड में रिवीजन हमारे वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं। ये रिवीजन के लिए मात्र केवल रिवीजन के पर्पज़ से ये सीरीज़ शुरू किया गया है। आपको इससे पहले फाउंडेशन कोर्स किए हैं तो बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा आपके लिए। अगर नहीं किए हैं तो एग्ज़ाम से पहले इसको देख लीजिएगा, तो कुछ चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम इसमें लेके आते हैं ताकि आपको आसानी से रिवीजन हो सके। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो शॉर्ट टर्म में आप बहुत बेहतरीन चीज़ों को जान सकते हैं। ठीक, हमने जो 3 चैप्टर समाप्त किए हैं पहले बायोलॉजी के, उसके बाद हम आज आए हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में, मानव तंत्रिका तंत्र के बारे में। इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये ज़्यादा समय नहीं लेंगे, इसमें बहुत ही कम समय लेंगे। दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये रहता है कि अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगता है तो आप ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी सपोर्ट मिल सके। ठीक, चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। इस मानव तंत्रिका तंत्र का 3 भाग होता है। एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इसको CNS बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एक परिधीय तंत्रिका तंत्र यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, PNS भी बोल सकते हैं। एक स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम बोल सकते हैं इसको। इसमें होता है CNS की बात करें तो इसमें मनोमस्तिष्क भी आ जाता है, मेरुरज्जु भी यानी स्पाइनल कॉर्ड भी आ जाता है। उसके बाद बात करें पेरिफेरल में तो इसमें कपाली तंत्रिका तंत्र और मेरुरज्जु तंत्रिका आता है। उसके बाद बात करें ऑटोनोमस, उसको अकेले पर आ जाएगा ऑटोनोमस को। ठीक, इतना अगर आप समझ गए, अब इसका हम लोग दूसरे मेन पॉइंट्स को लेकर चलते हैं। देखिए, मानव मस्तिष्क के बारे में हमें कुछ चीज़ों को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मानव मस्तिष्क हमारा शरीर का 1/50 भाग है, यानी 150वां भाग है हमारे शरीर का। इसका सामान्य वजन कितना होता है? 1300 से लेकर 1400 ग्राम होता है। इस बात को देखिए, हमारी बोलने की स्पीड इसलिए ज़्यादा रहती है ताकि आपका जल्दी रिवीजन हो सके। आप वहाँ 2x2 देख करके भी नहीं दिखेगा तो भी आपका काम चल जाएगा। कम समय में हमें वीडियो बनाना रहता है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हमारा बोलने का स्पीड ज़्यादा है तो आप प्लीज़ वहाँ पे वीडियो का स्पीड थोड़ा कम कर लें। ठीक, चलिए दोस्तों, ये भी हमने देख लिया कि ये हमारा शरीर का 150वां भाग है। उसके बाद हम अगर इसकी सामान्य वजन की बात करें तो इसका लगभग 1300 से लेकर 1400 ग्राम इसका वजन होता है। मस्तिष्क की बात करें, जैसे हमारा सेल जो होता है शरीर में, उसके चारों तरफ उसकी रक्षा करने के लिए सेल मेम्ब्रेन होता है, और प्लांट सेल में बात करें तो सेल वाल होता है। उसी तरह से हमारा मानव मस्तिष्क को प्रतिरक्षा देने के लिए एक चारों तरफ से जो काम करता है, इसके लिए मतलब सेफ्टी के लिए, उसको क्या बोलते हैं? बाह्य परत के रूप में मेनिंजेस काम करता है। मेनिंजेस की बात करें तो ये कुल 3 प्रकार के होते हैं, ड्यूरामीटर, उसके बाद एक्वानाइड उसके बाद पायामीटर। 3 प्रकार के होते हैं। इस बात को भी हम समझ गए कि मेनिंजेस हमारे मस्तिष्क और मेरुरज्जु को बाह्य सुरक्षा प्रदान करता है। ये भी 3 प्रकार के होते हैं, ड्यूरामीटर, एक्वानाइड और पायामीटर। ठीक, इतना समझ गए। अब एक बात और जानते हैं कि इसके अंदर एक फ्लूइड पाया जाता है। इस फ्लूइड को क्या बोलते हैं? मेनिंजेस के अंदर में एक फ्लूइड पाया जाता है, इसको बोलते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CSF शॉर्ट में बोल सकते हैं हम लोग, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को। ठीक, इस बात को समझ गए। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मतलब पहले रिवीजन भी क्लास नहीं किया, तो आराम से आप समझ सकते हैं मानव मस्तिष्क को प्रतिरक्षा प्रदान कौन करता है। मेनिंजेस भी 3 प्रकार का होता है, ड्यूरामीटर, एक्वानाइड, पायामीटर। इतना भी समझ गए। मानव मस्तिष्क का सामान्य वजन, ये भी बहुत बार, हज़ारों बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, उसके बाद बात करें जो मेनिंजेस होता है, मानव मस्तिष्क का जो बाहरी परत होता है, उसमें एक विशेष प्रकार का द्रव्य पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलता है। ठीक, यानी CSF बोलते हैं। तो ये बात भी होगी, मेन पॉइंट है, तो आपको भी समझ में आएगा, एग्जाम में आपके लिए आसानी होगी। ठीक, उसके बाद मानव ब्रेन में कौन सा हिस्सा किस जगह पे है, इस बात को भी थोड़ा समझ जाते हैं, मोटा मोटी समझेंगे। ठीक, ये मानव ब्रेन का पश्च भाग है। ठीक, ये निचला वाला जो देखिए ये पश्च भाग है, ये मध्य भाग है, बीच वाला यहाँ जो खाली स्थान है। उसके बाद इस पूरे हिस्से को जो लाल कलर से ऐसे ऐसे दर्शाया हुआ है, इसको अग्रभाग बोलते हैं। अग्रभाग में ये फ्रंटल पाली है, टेम्पल पाली है, पाली के बारे में ऑक्सीपिटल भी है, और पेराइटल पाली भी है। इसी में सेरेब्रम भी होता है जो कि मानव ब्रेन का सबसे बड़ा भाग है। उसके बाद बात करें मध्य भाग में, थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, सेरेबेलम पश्चिम भाग में है। उसके बाद इसी में मेडुला ऑब्लंगेटा भी देखेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, यानी कि पीयूष ग्रंथि के बारे में भी हम लोग जानेंगे। चलिए, बिना देरी किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें मोटा मोटी आपको ये समझ में आएगा कि कौन सा हिस्सा किस जगह पे है। मोटा मोटी आप ये समझ सकते हैं ब्रेन का कौन सा भाग को जो पढ़ रहे हैं,
ये भाग हमारे शरीर के ब्रेन में किस जगह पाया जाता है, इस चीज़ को आप जान जाएंगे, आसानी से आपको समझने में आसानी होगी। उसके बाद मानव मस्तिष्क में हम अगले भाग में जो फोर ब्रेन में देखेंगे उसमें सेरेब्रम देखेंगे, प्रमस्तिष्क का, उसके बाद थैलेमस देखेंगे, हाइपोथैलेमस देखेंगे। इतना चीज़ देख लिए। मध्य मस्तिष्क को हम मध्य मस्तिष्क में एक ही बार में दोनों को पढ़ लेंगे। उसके बाद पश्चिम भाग में सेरेबेलम के बारे में अलग से पढ़ेंगे, मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स, इन सब चीज़ों के बारे में अलग से पढ़ेंगे। ठीक, बिना देरी किए हुए मैं थोड़ा स्पीड में बोल रहा हूँ ताकि आपको जल्द से जल्द आपका रिवीजन हो सके। अगर बात करें सेरेब्रम का, ये हमारे शरीर में जो हमारा ब्रेन है, हमारा ब्रेन का लगभग 2/3 भाग क्या है, सेरेब्रम है। सेरेब्रम के बारे में मैंने पहले भी कहा कि सेरेब्रम हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। ठीक, तो दोस्तों बिना देरी किए हम इस बात को भी समझ गए कि 2/3 भाग क्या है, अकेला सेरेब्रम ही है। हम बात करें इसका मुख्य कार्य की, ये स्मृति, नवाचार और सामान्य बॉडी लैंग्वेज और शरीर पर नियंत्रण एवं संवेदना प्रकट करता है, यानी बनाए रखता है। अभी जानेंगे कैसे ये हमारे शरीर का लगभग हर चीज़ को कंट्रोल करता है सेरेब्रम। ठीक, स्मृति, ठीक, नवाचार, उसके बाद सामान्य बॉडी लैंग्वेज, शरीर पर नियंत्रण, संवेदना अंग भी है, ये सब सारी चीज़ें इसके कंट्रोल में ही रहता है। ठीक, आदि प्रकट करता है। और थोड़ा एक बात जानते हैं, मान लीजिए ये सेरेब्रम है, सेरेब्रम का अगर दो हिस्सा अलग अलग करें, दो अलग अलग खंड में उसको डिवाइड करें, एक आता राइट, एक लेफ्ट हो जाएगा। ये हमारा ब्रेन है, इसमें सेरेब्रम राइट और लेफ्ट हो गया। अगर हम बात करें राइट वाला लेफ्ट पे कंट्रोल करता है, लेफ्ट बॉडी पार्ट पे कंट्रोल करता है। राइट का जो सेरेब्रम होता है ये हमारे शरीर का लेफ्ट वाला बॉडी पार्ट को कंट्रोल करता है। लेफ्ट वाला जो सेरेब्रम होता है वो हमारे बॉडी का राइट वाले हिस्से को कंट्रोल करता है। इस बात को भी जान गए। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बात करें, अभी हमने पाली के बारे में जरूर पढ़ा, यानी लोब के बारे में। ये सेरेब्रम में कुल 4 प्रकार के लोब होते हैं। ये तो मेन चीज़ है मेरे भाई, यही तो है फ्रंटल लोब। देखिए, सामान्य बातचीत के लिए। उसके बाद बात करें, मतलब किसी से क्या बातचीत करना है, इन सब के लिए कौन है ये या फिर संवाद के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार अंग कौन है हमारे शरीर में, फ्रंटल पाली। ये किसका भाग है, सेरेब्रम का। ठीक, इस बात को भी याद रखेंगे, सेरेब्रम। ओके, इतना भी समझ गए, सेरेब्रम का ये भाग है, ये भी समझ गए। उसके बाद फ्रंटल पाली की बात करें, ये गंध की पहचान करता है। मतलब अगर हम बात करें फ्रंटल पाली, पहले फ्रंटल पाली हमने ये देखा कि सामान्य बातचीत के लिए, संवाद के लिए जिम्मेदार है। उसके बाद शारीरिक अंगों पे नियंत्रण करता है, यानी पेशीय संतुलन बनाए रखता है। ठीक, मेमोरी और याददाश्त के लिए भी जिम्मेदार कौन है, फ्रंटल पाली ही जिम्मेदार है। उसके बाद बात करें फ्रंटल पाली के बारे में, हमारे को सामान्य तौर पे कि सामान्य बातचीत या पेशीय संतुलन, मतलब हमारा बॉडी कंट्रोल, बॉडी पार्ट पे कंट्रोल, मतलब कब थप्पड़ चलाना, कब हाथ चलाना, कब फैट चलाना, ये सब चीज़ों पे कंट्रोल रहता है। उसके बाद बात करें तो इसका मेमोरी, मतलब याददाश्त के लिए भी ये बहुत ही जिम्मेदार होता है। उसके बाद फ्रंटल पाली की बात करें, गंध की पहचान करना। सिंपल सा आप इतना समझ जाइएगा, फ्रंटल पाली में गंध की पहचान, मतलब ये नाक की संवेदना है, यानी गंध को पहचानता है। स्पर्श की संवेदना, मतलब कोई छुआ, गर्म चीज़ आपके शरीर में आई, तापमान, ये सब की जानकारी कौन देता है, फ्रंटल पाली देता है। उसके बाद बात करते हैं हम टेम्पोरल पाली। ठीक, टेम्पोरल पाली ये कान की संवेदना है, आवाज़ सुनना, आवाज़ पहचानना, ये किसका आवाज़ है, ये सब चीज़ हम लोग जो जान जाते हैं ना, ये किसका है, टेम्पोरल। उसके बाद ये जिह्वा का भी संवेदना है। जिह्वा मतलब टेस्ट, किसी चीज़ का टेस्ट कैसा है, इस चीज़ को हम कहाँ किसके वजह से समझ पाते हैं, टेम्पोरल पाली की वजह से। ठीक, उसके बाद ऑक्सीपिटल की बात करें, ये आँख की संवेदना है, मतलब देखने की क्षमता या देखना, किसी को पहचानना, ये सब किसका हिस्सा है, ऑक्सीपिटल पाली का हिस्सा है। ये सब चारों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ये जो पाली है ना, ये चारों पाली, फ्रंटल पाली, उसके बाद पैराइटल पाली, टेम्पोरल पाली, ऑक्सीपिटल पाली, ये सब कोई ध्यान में रखिएगा, बहुत ज़रूरी है। इससे हमेशा सवाल बनते रहता है। सामान्य बातचीत के लिए, पेशी संतुलन, मेमोरी के लिए कौन सा जिम्मेदार है, तो फ्रंटल पाली जिम्मेदार है। गंध को पहचानने, नाक के संवेदना, पैराइटल। उसके बाद स्पर्श, मतलब कोई चीज़ गर्म है, ठंडा है, या किसी तापमान के बारे में, इन सब चीज़ों की जानकारी कौन देता है, हमें पैराइटल पाली देता है। उसके बाद टेम्पोरल, कान की संवेदना, आवाज़ सुनने की पहचान करना। उसका जिह्वा, स्वाद का, ये टेम्पोरल पाली इसकी संवेदना है, मतलब जानकारी देता है हमारे बॉडी को। उसके बाद आँख की संवेदना कौन है, ऑक्सीपिटल, आँख से ऑक्सीपिटल। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। इतना समझ गए। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए, मेरा मेन सिद्धांत ये है कि ज़्यादा टाइम आपका बर्बाद ना हो, जल्द से जल्द आप टॉपिक्स को समझ जाए। थैलेमस की बात करें, ताप व दाब। अभी हमने देखा था तापमान के बारे में कौन जानकारी दे रहा है, हमने थोड़ी देर पहले देखा पैराइटल पाली भी दे रहा है, लेकिन थैलेमस भी इस चीज़ की जानकारी दे रहा है। थैलेमस क्या करता है, ताप, उसके साथ साथ दाब का भी देता है। दाब की भी संवेदना, स्पर्श अंग है, मतलब ये बताता है कि हर चीज़, ताप के बारे में भी और दाब के बारे में भी। उसके बाद थोड़ा और आगे चलते हैं हम लोग।
हाइपोथैलेमस के बारे में जान लेते हैं। हाइपोथैलेमस, थैलेमस के बारे में इतना समझ गए ना, ताप दाप, ये काफ़ी है अकेला, इतना तो काफ़ी है। ठीक, उसके बाद थैलेमस को थोड़ा समझते हैं। थैलेमस क्या है? ये पीयूष ग्रंथि के सामने होता है। ये हमने अभी जस्ट पिक्चर में देखा कि पीयूष ग्रंथि के सामने है। तो ये किस पे नियंत्रण करेगा? पीयूष ग्रंथि पे। पीयूष ग्रंथि अन्य सभी ग्रंथियों पे कंट्रोल करता है। मान के चलिए कि आपके पापा आपके पूरे घर को कंट्रोल करते हैं, आपके पापा को मम्मी कंट्रोल करता है, तो मेन ऑनर कौन हो गया भाई? मम्मी हो गई। हाइपोथैलेमस क्या हो गया? मम्मी हो गई। पिट्यूटरी ग्रंथि क्या हो गया? पापा हो गए। और ये सब हम लोग सब हो गए। उसके बाद हमारे आपके घर के कंट्रोल करता है बाप, बाप को कंट्रोल करता है आपकी मम्मी। ठीक, हाइपोथैलेमस का भी वही काम है। हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है किस पे? पिट्यूटरी ग्लैंड पे, यानी पीयूष ग्रंथि पे। इसी को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। इसलिए मास्टर ग्लैंड बोलते थे क्योंकि ये मास्टर जो है ना सभी अन्य ग्रंथियों को कंट्रोल करता था। ठीक, इतना समझ गए आप? तो इसको कंट्रोल कौन कर रहा है भाई? हाइपोथैलेमस कर रहा है। इस बात को भी आप जान गए। ठीक, उसके बाद हाइपोथैलेमस का कुछ मुख्य कार्यों की बात करें हाइपोथैलेमस का, तो वो क्या है कि भूख प्यास पे नियंत्रण करता है। कब हमें भूख लगी है, कब प्यास लगी है, इस चीज़ की जानकारी देता है। उसके बाद प्यार और घृणा, किससे मोहब्बत हो गई, किससे बहुत नफरत हो गई, इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। उसके बाद सेक्स या लिबिडो, सेक्स या लिबिडो नियंत्रण, मतलब ये सेक्स पे नियंत्रण भी कौन कराता है? यही कराता है हाइपोथैलेमस, जिसकी वजह से आजकल जिंगा ललाऊ हो रहा है ना, वो इसी की वजह से होता है। ये हाइपोथैलेमस बहुत भयंकर वाला बॉडी पार्ट है रे भाई। ये अकेले कंट्रोल कर रहा है पीयूष ग्लैंड पे। पीयूष ग्लैंड पे कर रहा है तो समझ लिए कि पूरे शरीर पे कर रहा है। प्रधानमंत्री है, ये मंत्री है, ये पूरा देश है। जब ये मंत्री पूरे देश पे ये वो थोपता है, उसके बाद ये इनडायरेक्टली कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। ये देखिए, यही सेक्स पे भी कंट्रोल कर रहा है, यही हमारे भूख प्यास पे भी कंट्रोल कर रहा है, किससे मोहब्बत करे किससे नफरत करे उस पर भी कंट्रोल कर रहा है। उसके बाद बॉडी टेम्परेचर, बॉडी में किस तरह गर्मी लग रही, क्या हो रही नहीं हो रही, बॉडी में जल का संतुलन, हर चीज़ पे कंट्रोल कर रहा है भाई। समझ रहे हो विनोद? समझो जरा बात को, कितना चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है ये हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। देखिए कितना चीज़ है। अभी हमने थैलेमस के बारे में अगर हम बात करते थे तो ताप और दाब के बारे में हमने ये सिंपल सा देखा कि ताप और दाब वो स्पर्श संवेदना को ये प्रकट करता है। उसके बाद हम जब हाइपोथैलेमस में घुसे तो भाई पिट्यूटरी ग्लैंड को ये कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड सभी पूरे शरीर को कंट्रोल कर रहा है। उसके बाद बात करें भूख प्यास पे कंट्रोल, प्यार व नफरत पे, सेक्स पे कंट्रोल, तापमान पे कंट्रोल, बॉडी तापमान पे, जल का संतुलन बनाए रखना, बॉडी में कितनी पानी की आवश्यकता है, इतना चीज़ों पे कंट्रोल करता है। चलो दोस्त, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। मध्य मस्तिष्क की बात करें, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, देखने व सुनने के लिए जिम्मेदार होता है, यानी ऑडिबल और विजुअल के लिए। ठीक, हाँ, इस चीज़ में हमें ये मदद करता है देखने सुनने में। उसके बाद करिए शॉर्ट टर्म जो मेमोरी होता है, मतलब कुछ क्षण के लिए जो हमारी यादें होती है, किसी को देखे थे थोड़ा याद था फिर भूल गए, बोलते अरे भाई भूल गया हमको ले लाठी, तो तुमको शॉर्ट टर्म मेमोरी में तुम एडजस्ट रहे तो तुमको भूलेंगे ना। हाँ, तो ये मध्य मस्तिष्क के बारे में इतना चीज़ें काफ़ी है। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा और बड़ा पॉइंट पे, पश्चिम मस्तिष्क भाग में। ओके दोस्त यार, हाँ चलो इतना हो गया। और इसमें हम सबसे पहले देखेंगे पश्चिम मस्तिष्क भाग में सेरेब्रम को। सेरेब्रम तो देख लिए भाई, सेरेबेलम को देखेंगे, सेरेबेलम। ओके, सेरेबेलम की बात, ये ब्रेन का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। आप सबको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। सेरेबेलम क्या है? हमारे ब्रेन का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। इसका आकार किस तरह होता है? तितली के आकार की तरह इसका आकार होता है, मतलब बटरफ्लाई की तरह ये दिखाई देता है। इसका कार्य की बात करें, आंतरिक कान की मदद से पूरे शरीर पे नियंत्रण करता है। जो हमारा आंतरिक कान होता है ना, आंतरिक कान, इससे क्या होता है पूरे जो और इसका मेन काम है कान का, बाह्य कान नहीं, बाह्य कान के भी अंदर का जो कान के बारे में अभी जब आगे पढ़ेंगे तो कान का भी 3 पार्ट होता है, आँख भी देखेंगे, वो सब देखेंगे तो उसमें समझेंगे। तो इसमें आंतरिक कान जो होता है उसकी मदद से क्या करता है, पूरे बॉडी पे कंट्रोल करता है। इस आधार पर खड़ा होकर चलना, हमारा दौड़ना, हमारा डांस करना, भाव व्यक्त करना, किसी को आंख मारना, इन सब चीज़ों पे नियंत्रण कौन करता है? सेरेबेलम करता है। ठीक, इस बात को समझ। शराब पीने के बाद होता क्या है कि हमारा ये सेरेबेलम जो है ना, ये इसी का जो कंट्रोल रहता है ये खो जाता है। ये खो जाता है तो हमारा पूरा शरीर डोलम डोल हो जाता है, एकदम शराबी झूम रहा है, क्योंकि उसका सेरेबेलम काम करना बंद कर दिया है। क्योंकि शराब जाके इसी को तो प्रभावित करता है, सेरेबेलम को। समझ गए? समझे विनोद? हाँ, तो यही बात है, ये मेन पॉइंट था किसका? सेरेबेलम का। ठीक, सेरेबेलम का ये मेन बात था कि शराब पीने पर यही मुख्य तौर पे प्रभावी होता है। अगर हम बात करें कोई भी नया चीज़ जब सीखते हैं ना,
तो ये किसके इसमें मुख्य भूमिका कौन निभाता है मेरे भाई? कोई भी नया चीज़ को सीखने के लिए, जैसे कि बाइक चलाने के लिए सीखे, कार चलाने के लिए सीखना है, ये सब चीज़ों के लिए मुख्य रोल कौन निभाता है? सेरेबेलम ही निभाता है। ये बात को जान के अब मेडुला ऑब्लोंगेटा, उसके बाद पोन्स के बारे में देखेंगे। ठीक, चलिए इतना समझ गए आप लोग। अगर मेरा टच पेन ठीक से काम नहीं करता कभी कभी। चलो, मेडुला ऑब्लोंगेटा यह पश्च मस्तिष्क का दूसरा भाग है। सबसे दूसरी बात, ये पश्च मस्तिष्क का दूसरा भाग है। यहीं से मेरुरज्जु स्टार्ट होता है। ठीक, मेरुरज्जु कहाँ से स्टार्ट होता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा से। मेडुला ऑब्लोंगेटा से कौन शुरू होता है? मेरुरज्जु। इसका मुख्य कार्य है अनैच्छिक क्रियाओं पे, अनैच्छिक गतिविधि पे कंट्रोल करना। ठीक, जैसे कि हृदय के धड़के का, कितना धड़के का, फेफड़ा, आंत, हिचकी आना, छींक आना, उसके बाद बात करें तो भोजन निगलना, ये सब उल्टी, ये सब अनैच्छिक कार्य, मतलब जो जिसमें भी हमारा कंट्रोल नहीं रहता है, मतलब अनैच्छिक कार्यों की बात करें जिस पे हम मतलब सामान्य रूप से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, उन पर कंट्रोल फिर भी कौन करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है। ठीक, मेडुला ऑब्लोंगेटा के बारे में इतना समझ गए। अब कोमा को थोड़ा सा समझते हैं। कोमा होता क्या है? कोमा की स्थिति में हमारा मस्तिष्क जो है, मस्तिष्क ब्रेन सक्रिय नहीं रहता है। ऐसी स्थिति में सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है मेरे दोस्त? मेरुरज्जु करता है। मान के चलो मेडुला ऑब्लोंगेटा को किसी तरह का प्रॉब्लम हो गया, या ब्रेन को किसी, मतलब ये ब्रेन का ही भाग है, तो ब्रेन को किसी तरह का प्रॉब्लम हो गया, तो ये जो अनैच्छिक क्रिया है इस पर नियंत्रण किसका होगा? मेरुरज्जु का होगा। नहीं होगा, फेफड़ा को बोलेगा नहीं धड़को, हृदय को बोलेगा धड़को ही मत, फेफड़ा को बोलेगा सांस मत लो, तब ले लाठी, तो सब कुछ रुक जाएगा ना। कोमा की स्थिति में, कोमा में हम सब कुछ भूल जाते हैं क्योंकि हमारा ब्रेन ही काम नहीं करने लगता है। लेकिन ये जरूरी थोड़े कि हम मर जाएंगे तुरंत। तो ये सबको कंट्रोल कौन करके रखता है? मेरुरज्जु करके रखता है। ठीक, ये बात को भी समझ गए। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, पोन्स के बारे में जानते हैं। पोन्स। ओके दोस्त, ये पश्च ब्रेन का भाग है, तीसरा भाग है, यानी इससे संवेदी अंग है, ये भी समझ गया। मतलब लगभग ऑलमोस्ट सब संवेदी अंग है, जितना ये ब्रेन का भाग है। ये हमारे स्लीपिंग साइकिल को कंट्रोल करता है, कब सोना है, कब जगना है। उसके बाद अगर हम बात करें, ये हमारे चेहरे पे भी, चेहरे के कार्य प्रणाली पे भी कंट्रोल रखता है, पोन्स। ठीक, समझ गए। एक बीमारी आता है अल्जाइमर। अल्जाइमर जो है मानसिक रोग है, मतलब ये ब्रेन का बीमारी है अल्जाइमर। ठीक, ऐसी स्थिति में पोन्स प्रभावित हो जाता है। समझ गए आप? पोन्स प्रभावित हो जाता है अल्जाइमर में। अल्जाइमर के बारे में इतना समझ गए, ये काफ़ी है। चलिए, पोन्स भी समाप्त हो गया। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, मेरुरज्जु के बारे में जान लेते हैं। मेरुरज्जु, अब ये बेचारा बहुत विपरीत स्थिति में हमारा मदद करता है, तो इसके बारे में जानना जरूरी है मेरे भाई। मेरुरज्जु ये खोखला होता है तथा 42 सेंटीमीटर लंबा होता है। समझ गए? ये रस्सीनुमा रचना देख रहे, रस्सी के जैसा है, देख रहे विनोद, रस्सी के जैसा है ये। ठीक, जो कि न्यूरॉन से निर्मित है। उसके बाद इसका कार्य की बात करें, प्रतिक्रिया यानी रिफ्लेक्स यानी परिवर्तित क्रिया के लिए जिम्मेदार होता है। अचानक से कांटा चुभा, ये हमारे न्यूरॉन तुरंत 1 सेकंड नहीं लगता है कि कांटे तक हाथ पहुंचा देता है। एकदम आग में हाथ गया, चट्टाट से हाथ हटाते हैं। ये सब के लिए कौन है? रिफ्लेक्स क्रिया के लिए मेरुरज्जु जिम्मेदार है। समझ के? होता है ना, कहीं गर्म चीज़ों में हाथ चले गया, तुरंत हट जाता है। उसके बाद पैर में कांटा चुभ गया तो कांटा के पास उंगली पहुंच जाता है अपने आप, तुरंत पैर उठाते हैं हम लोग। उसके बाद बात करें, मन पसंदीदा चीज़ देख लेते हैं तो लार टपकने लगता है जीवा से। ये सब चीज़ों पे कंट्रोल कौन करता है? मेरुरज्जु करता है। चलिए, अब थोड़ा सा बचा हुआ है, इसको भी तुरंत समाप्त कर देते हैं। थोड़ा टाइम लेंगे और ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये हमारे शरीर का तंत्रिक क्रियाओं को एक नेटवर्क के तौर पर जोड़े रखता है। ठीक, जो कि संवेदांग से लेकर ब्रेन तक, ये जो ब्रेन तक, संवेदांग से लेकर ब्रेन तक, मेरुरज्जु तक, ब्रेन व मेरुरज्जु तक फैला रहता है। इसी को ही पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। समझ गए? आँख, कान, त्वचा, जीवा, हर जगह से ब्रेन मेरुरज्जु तक एक तारनुमा रचना का तंत्रिका तंत्र बिछा हुआ है। समझ गए? जो ब्रेन तक है उसको कपाली बोलते हैं। समझे मेरे दोस्त? देखते हैं आगे, थोड़ा सा बढ़िया से बताते हैं। आँख, कान, नाक, त्वचा ये संवेदांग है, ये हमारा मस्तिष्क है, ये हमारा मेरुरज्जु है। जब यहाँ से मस्तिष्क तक जाता है उसको बोलते हैं क्या? कपाली नर्वस सिस्टम। ठीक, ये 12 जोड़ी में होता है, 12 दूना 24 तो रहता है ये। ठीक, ये 31 पेयर है, समझ रहे? 31, ये 62 गो है, ये वाला तार जो मेरुरज्जु तक जाता है।
ज़्यादा मेरुरज्जु तक जाता है, यहाँ कम जाता है, लेकिन ये बहुत पतला पतला होता है रे भाई, दिमाग के पीछे रहता है, जहाँ मास्टर वहाँ सब थप्पड़ नहीं मारता है उधर ही रहता है साला, गलती से एक आध को छूट गया ना आँख काम करना बंद कर जाएगा, हाथ जीवा ये सब काम करना बंद कर देगा। तो समझ गए दोस्त, मेरा समझाने का मतलब यही था, जो हमारे संवेदा अंग है यहाँ से लेके ब्रेन तक जो कनेक्शन रहता है उसी को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। अगर हम जब ब्रेन की बात करें तो उसमें 12 जो रह जाता है, यानी 24 हो जाता है, जिसको कपालीय नर्व बोलते हैं। उसके बाद जब ये मेरुरज्जु तक जाता है 31 गो पेयर में, तो उसको क्या बोलते हैं, मेरुरज्जु तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। पेरिफेरल को भी समझ गए, ये ज़्यादा दूर तो नहीं है। अब ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम को जान लेते हैं। ऑटोनोमस तंत्रिका तंत्र सीएनएस से लेकर अनैच्छिक अंगों तक के बीच में ये सामंजस्य स्थिति पैदा करता है। उसके बाद तंत्रिका तंत्र विकसित करता है। ठीक, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये हमारा अनैच्छिक के अंग है, हृदय फेफड़ा आंत ये वो किडनी विडनी हर चीज़ यहाँ से जो तार सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जुड़ी रहती है उसी को एएनएस बोलते हैं, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ज़्यादा नहीं होता है, बहुत ही कम होता है ये, लेकिन हर जगह से जुड़ा हुआ रहता है ताकि हमारे ब्रेन को पता चले। अब कुछ दिमाग से रिलेटेड बीमारियों को देख लेते हैं। ठीक, बाप रे चप्पल सूंघने वाला बीमारी आ गया, मिर्गी बीमारी। मिर्गी में होता क्या है बीमारी, मतलब जो हमने देखा था पीछे से भी पीछे SA नोड के बारे में ध्यान में लाइए। SA नोड जहाँ से विद्युत आवेग होता है मस्तिष्क को, ब्रेन को, मतलब हर जगह को जो विद्युत प्रदान करता है। यही जब इस बीमारी में होता क्या है मिर्गी में, ये जो तीव्र मस्तिष्क विद्युत आवेग बढ़ जाता है, तीव्र हो जाता है, मतलब ज़्यादा हो जाता है, जिस कारण से हमारा क्या होता है कि नस मतलब हमारा नस काम करना बंद कर देता है। अब मान के चलो कोई चीज़ ऐसे ऐसे जाने वाला है, अब ले लाठी वो ऐसे ऐसे जा रहा है तो होगा ना रे भाई, अब खुपे होने लगता है, डांस करने लगता है, विद्युत आवेग सब, उसके इसी कारण में हमारे को मिर्गी बीमारी हो जाती है। इसीलिए आदमी सब चप्पल उप्पल सूंघाता है, पता नहीं क्या क्या करता है। लेकिन इसका मुख्य कारण क्या है, नशीली दवाओं के बारे में, कि नशीली दवाओं का जब ओवरडोज लेते हैं ना हम तभी होता है। और एक होता है कि जन्म के तुरंत बाद ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ना, उस वक्त में होता है। ठीक, विद्युत आवेग का तीव्र होना, ठीक, ज़्यादा कंपन होगा, ठीक, आगो झोंको इधर उधर होगा शरीर, तो उसको मिर्गी बीमारी बोलते हैं। दूसरा बीमारी है पार्किंसंस। ये बुढ़ापे की बीमारी है पार्किंसंस। ये होता है क्या, इसमें ब्रेन में हमारा कंट्रोल कमज़ोर हो जाता है, नर्वस सिस्टम सक्रिय नहीं रहता है, उसकी सक्रियता घट जाती है। लक्षण है इसका ये होता है कि हाथ पैर का कांपना, उसके बाद ज़बरदस्ती हंसना, ज़बरदस्ती रोना, इसी को क्या बोलते हैं, पार्किंसंस बोलते हैं। ये बुढ़ापे का बीमारी है। अल्जाइमर अभी हमने देखा, ये भी बुढ़ापे का ही बीमारी है। इसमें क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर मैटर, खास करके डोपामिन समझ रहे विनोद, आजकल जो हम लोग शॉर्ट्स देख रहे हैं ना उसमें डोपामिन रिलीज होता है, इसीलिए ज़्यादा शॉर्ट्स का लत मत लगाना, नहीं तो मुसीबत हो जाएगा। डोपामिन, याददाश्त, लगभग सब कुछ समाप्त हो जाता है। डोपामिन खूब कम निकलने लगता है। जब डोपामिन कम निकलने लगता है ना भाई, कोई काम करने का मन नहीं करता है। डोपामिन कब निकलता है, जब हम कोई काम करते हैं ना बहुत मज़ा आता है ना, शॉर्ट्स देखते हैं तो मज़ा ना आता है, 21 सेकंड में एकदम 5-10 सेकंड में हम लोगों को एंटरटेनमेंट मिल जाता है, तो ये गलत चीज़ है। पहले फिल्म हम देखते थे 3 घंटा बर्बाद हुआ। ये जो शॉर्ट्स का जो चक्कर है ना, डोपामिन हमारा बहुत ज़्यादा रिलीज हो जाता है इसमें। चलिए देख लिया, अल्जाइमर में यही होता है। उसके बाद एक और बीमारी है मेनिंजाइटिस। इसमें क्या होता है, हमारा ब्रेन का जो झिल्ली है ना, जिसको हमने अभी देखा मेनिंजीज के बारे में, इसमें जीवाणुओं का संक्रमण हो जाता है। मेनिंजीज में ब्रेन का जो झिल्ली है मेनिंजीज, इसी में जीवाणुओं का संक्रमण होना है। इसी कारण से क्या होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, बेहोश हो जाते हैं, कोमा में चले जाना, इसी को मेनिंजाइटिस कहते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमारा नर्वस सिस्टम भी समाप्त हो गया। ऑलमोस्ट हम कितना मिनट ले चुके हैं, 23 मिनट। चलिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ब्रेन को समझ गए यार, इतना बड़ा टॉपिक है, इससे अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं। अगर हम 20 मिनट 25 मिनट में एक बड़ा सा बड़ा टॉपिक को कवर कर ले रहे हैं तो अच्छी बात है ना, ये हमारा एक रिविज़न हो गया। ठीक, चलिए तब तक के लिए आप लोग तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। अगर दोस्त वीडियो अच्छा लगता है ना तो हमें सपोर्ट कीजिए यार, हमारी आपकी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है मेरे भाई। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारी वीडियो देखने के लिए।